सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। जैसे कि हमने ये फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का कोर्स स्टार्ट किया था, उस टाइम से भी मैंने आपको यही बताया था कि ये एक ऐसा कोर्स है, इसके बारे में आप प्रेजेंट का, ठीक है, पास्ट का और फ्यूचर में हम क्या क्या कर सकते हैं उनके बारे में, और अपना एग्रीकल्चर है वो जो एग्रीकल्चर की हाल है इंडिया में वो किस हिसाब का है, किस हिसाब से हमारी खेती हो रही है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनकी वजह से लोग अपनी जीविका है वो चलाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा की है। और स्टार्टिंग लेक्चर में हमने इंडियन एग्रीकल्चर का स्टेटस पढ़ा। उसके बाद मैं अभी आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि बीएचयू में मिड टर्म के पेपर है वो इस सब्जेक्ट के लग चुके हैं। ठीक है, इस सेमेस्टर में आपके इस सब्जेक्ट का आज मिड टर्म का पेपर हो चुका है और उसमें क्वेश्चन आज से पहले जितने भी जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं उनमें से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, सब में से क्वेश्चन पूछे गए थे। इस लेक्चर के लास्ट में मैं वो भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो बीएचयू के पेपर में पूछे गए थे। और इतना इजी पेपर भाई, सच बताऊं ना, कोई भी बच्चा अगर ये लेक्चर अटेंड कर रहा है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का और प्रॉपर क्लासेस ले रहा है तो कोई भी डिफिकल्टी उसको नहीं होने वाली है। ठीक है, आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई ये जो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का कोर्स है इसमें इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल फार्मिंग। ठीक है, आपको थोड़ा पहले मैं रिवाइज करवा दूं कि भाई हमारी जो पीछे की जनरेशन थी, मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि जो हमारे दादाजी थे, ठीक है, या फिर हमारे दादाजी के जो फादर वगैरह थे वो किस हिसाब से फार्मिंग करते थे, हमारे फादर वगैरह है, हमारी जो जनरेशन है उसमें किस हिसाब की फार्मिंग हो रही है। काफी ज्यादा चेंजेबल आपको देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना यह है कि जो भाई ट्रेडिशनल फार्मिंग थी वो कौन कौन से टाइप की ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, किस वे में हम ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। ट्रेडिशनल फार्मिंग में स्टार्टिंग से मैंने क्या बताया था, आप एक कोई क्रॉप लगा रहे हो, ठीक है, तो क्रॉप को लगाने में सबसे पहले जो आपकी टिलेज प्रैक्टिसेस आती है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस आती है, ठीक है, उसके बाद में आप वीड मैनेजमेंट कर रहे हो, इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट कर रहे हो, डिजीज का मैनेजमेंट कर रहे हो, हार्वेस्टिंग की प्रोसेस कर रहे हो। उसमें प्रोसेस तो यही रहने वाली है, पहले भी यही होती थी, आज भी यही है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है कि भाई आज की जो इरिगेशन सिस्टम है वो ज्यादातर आपको ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन पहले बहुत अलग अलग सोर्स थे। ठीक है, आपको पता फ्लड इरिगेशन करते थे, या फिर मैं अगर इरिगेशन सोर्स की बात करूं तो ये जो ढेकली रहट वगैरह होते थे, ठीक है, उनकी वजह से पानी निकालते थे और उससे इरिगेशन करते थे। लेकिन आजकल ट्यूबवेल वगैरह हो चुके हैं, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा दिया, ठीक है, उनसे सिंचाई है वो खेत के अंदर सीधी इरिगेशन हो रही है। ये सोर्स पहले आपने देखा होगा, लोग जब हार्वेस्टिंग करने के लिए जाते थे तो क्या करते थे, अनाज को खेत से वो हार्वेस्ट किया और थ्रेसिंग के टाइम में क्या करते थे, वो कूट कूट के बेल ऊपर चला के वैसे करते थे। लेकिन आजकल कंबाइंड मशीन आ चुकी है, थ्रेसर आ चुके हैं, उनकी वजह से हम इजीली हर एक चीज का थ्रेसरिंग कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। यू नो कि आपको पता है कि आज की जो जनरेशन है उसमें जो हमारे पास में ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन पहले की जनरेशन क्या थी कि बैलों से क्या करते थे, हल जोड़ते थे, ठीक है, और उनसे क्या करते थे, आपकी जो भी टिलेज की प्रैक्टिसेस है वो कंप्लीट करते थे। तो ये बहुत सारे बदलाव है वो आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न फार्मिंग में देखने को मिल रही है। ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करें तो पता है हम नॉर्मली जो सिंगल क्रॉपिंग वगैरह चलाते आ रहे थे वो ही करते आ रहे, ठीक है, ज्यादा कोई हमने ऐसा किया नहीं है। लेकिन हम आजकल वर्टिकल फार्मिंग की ओर भी जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको बताऊं हाइड्रोपोनिक्स, एक्वाकल्चर वगैरह उनके साथ भी कर रहे हैं, एक्वापोनिक्स कर रहे हैं, ठीक है, एरोपोनिक्स वगैरह, ये सब चीजें जो आज की जनरेशन के अंदर आपको पता है बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा रहा है, वो मॉडर्न फार्मिंग काफी ज्यादा आगे लेके जा रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपको 1950 का डाटा पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो उस टाइम हमारे भारत देश की सिचुएशन यह थी, लोग भूखे मरते थे, उनके पास में अंदाज नहीं, मतलब अनाज नहीं था खाने का। लेकिन आज अगर मैं 2025 की बात करूं तो हमारे पास में इतना अनाज है कि अगर 10-15 साल तक
बारिश ना हो, अकाल पड़ जाए, तो भी हमारे पास में इंडिया के अंदर 140 करोड़ की जो पॉपुलेशन का देश है उनको भी खाने की पूर्ति हो सकती है। हमारे पास में इतना अनाज एक्स्ट्रा है कि हम लोगों को 2 रुपए किलो से गेहूं और चावल को बेच रहे हैं। ठीक है, तो हम खुद समझ सकते हैं उसी जमीन पे इससे बहुत कम पॉपुलेशन को खाने का अनाज नहीं मिलता है। आज उसी सेम लैंड पे उससे कहीं गुना ज्यादा पॉपुलेशन को हम अनाज की पूर्ति ही नहीं करवा रहे हैं। हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा एडवांस में ये सब चीजें कर चुके हैं। सीधी सी बात है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपैरिजन में मॉडर्न फार्मिंग बहुत आगे जा चुका है। ये एक पिक्चर से आपको पता चल गया होगा कि ये एक टाइम था जब हम बैलों से खेती करते थे और आज का ये जो टाइम है ट्रैक्टर से फार्मिंग करते हैं। बिल्कुल यहां पे हर एक चीज में खर्चा कहीं ना कहीं ज्यादा आता था, प्रोडक्शन उतना लोगों को मिलता नहीं था। हम मानते हैं इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट मॉडर्न फार्मिंग में ज्यादा होता है, लेकिन प्रोडक्शन आपका बढ़ता है, आपकी लेबर कॉस्ट कम होती है। हर एक चीज के अंदर आपको एडवांटेज ही एडवांटेज मिलेंगे, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आपको डिसएडवांटेज होगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन द इंट्रोडक्टरी पार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि ये जो मॉडर्न और ट्रेडिशनल फार्मिंग है वो है क्या। उसके बाद में हम ट्रेडिशनल फार्मिंग को अलग से पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न फार्मिंग की ओर जाएंगे। फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सिस्टम। अगर इंडिया के अंदर ब्रॉडली यानी कि बहुत बड़े लेवल पे इसकी 2 कैटेगरी है, उनको बांटे तो एक आपका है मॉडर्न और दूसरा आपका है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यू नो, ट्रेडिशनल का मतलब पुराने जमाने के जो खेती के तौर तरीके थे उनके तहत पे हमें कितना प्रोडक्शन मिलता था, और मॉडर्न फार्मिंग मतलब जो अभी का प्रेजेंट है उनको रिप्रेजेंट करता है, और जो न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनको किस वे में हम यहाँ पे अडेप्ट कर रहे हैं। वो पाकिस्तान वाला बबरू बोलता है ना, भाईजान प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा क्या है, जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें हम प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जो टेक्नोलॉजी बनाई है वो हम अपने खेत के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे उसको एग्जीक्यूट करके सक्सेसफुल बनाएंगे। ठीक है, दिस सिस्टम डिफर इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, स्केल, इनपुट्स एंड कॉमर्शियलाइजेशन both contribute significantly to farmers' livelihood but operate in different socio-economics and environmental context. Like हम देखते हैं ना, हमें सिर्फ मॉडर्न और ट्रेडिशनल फार्मिंग में डिफरेंस एक ही चीज को देख के नहीं करना है, हमें अलग अलग जितने भी जो कॉन्टेक्ट होते हैं, जितने जो टर्म्स है, लाइक कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, कितनी हमारी स्किल बढ़ी है, किस स्किल पे हम फार्मिंग का लेवल है मॉडर्न से मतलब ट्रेडिशनल से मॉडर्न में इंप्रूव कर चुके हैं, इन सब चीजों को जाना। ठीक है, पेट तो अपने दादाजी भी भरते थे और पेट हम भी भरते हैं। पेट दादाजी की आगे 2 पीढ़ियां थी वो भी भरती है, पेट कुत्ते भी भरते हैं। लेकिन ये कोर्स सिर्फ यही नहीं समझाता है आपको कि आप अपना स्टैंडर्ड कैसे सुधारते। ये कोर्स डायरेक्टली इंडिकेट करता है आप अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को कैसे इंप्रूव करते हो। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम थे जिनकी वजह से हम फार्मिंग करते थे, और लास्ट में दोनों को हम डिफरेंशिएट के रूप में पढ़ेंगे और देखेंगे कितना चेंज आया है। ठीक है, ट्रेडिशनल में बात करूं तो ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिसेस मेनली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। बेसिकली जितने भी जो विलेज थे, ठीक है, और सेमी अर्बन मतलब आधे शहर आधे गांव, मतलब एक टाउन जैसा कह सकते हैं, कस्बा टाइप का। ठीक है,
वहां पे ट्रेडिशनल फार्मिंग थोड़ी ज्यादा की जाती है, अभी भी की जाती है, वो तौर तरीके अभी भी अपनाए जाते हैं। ठीक है, वेयर फार्मिंग इज दी जो आपके सब्सटेंस थी, मतलब आप अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन को जीने के ओरिएंटेड बेस पे एंड बेस्ड ऑन इंडिजीनियस नॉलेज, मतलब जो आपका पुराना नॉलेज था, ठीक है, एंड लोकल रिसोर्सेज, आप जो पुराने दादाजी दादी जी ने क्या किया, अरे पापा जी को पैदा किया, अरे वो बात नहीं है, पापा जी मम्मी जी ने क्या किया, हमें पैदा किया, वो बात या तरीके नहीं अपनाने। बात ये देखनी है कि दादाजी खेती किससे करते थे, पापा जी खेती किससे करते हैं, वो हल चलाते थे, हमारे पापा जी ट्रैक्टर चलाते हैं, फर्क है ना हर एक चीज का। तो देखो, लेकिन गांवों के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह अभी भी क्या करते हैं लोग, पुराने तौर तरीकों को अपनाते हुए आ रहे हैं कि भाई पुराने टाइम में क्या था उसी से लेके आ रहे हैं। इसीलिए अभी थोड़ा 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 मतलब टाइम लगता है, और जितना ज्यादा एरिया पिछड़ा हुआ है, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इन डेवलपमेंट। सो दैट समझना यही है, फाइनल अंडरस्टैंडिंग यही है कि हर एक जो इंडिजीनियस चीज थी, लोकल रिसोर्सेज थे, वो ट्रेडिशनल के अंदर फॉलो होते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम हैव इवॉल्व्ड आवर कंट्री टू सूट द लोकल क्लाइमेट, सोयल एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। यू नो, सबसे पहले बात करता हूं जो आपका सब्सटेंस फार्मिंग है, जीविका आधारित जो खेती है, इसका मतलब और कुछ मत समझो, सीधा समझो अपने जीवन को जीना, सनम के वास्ते जीना, सनम के वास्ते मरना। अरे नहीं रे, सनम खाना नहीं पहुंचाएगी। मतलब क्या है मेरे भाई, अपने खेत के अंदर उतना ही उगाना जितने से अपना पेट भर सके, अपना काम बने, दुनिया जाए भाड़ में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक सब्सटेंस फार्मिंग है। मतलब क्या है, दो अपने पास में गधे रख लिए, हो सकता तुम लोगों में से भी किसी का इस्तेमाल खेती के रूप में कर ले, नहीं हो अच्छे पढ़ने वाले लड़के, हल जोड़ लिया, चलो भाई खेती कर लेते हैं, तुम दो आओ हमारी खेती करवा दो, हम तुम्हारी खेती करवा देते हैं। जो अंदाज, मतलब आपका अंदाज ही अंदाज आ रहा है यार, कौन सा अंदाज पसंद आ रहा है, अनाज होता है, ठीक है, ग्रेन प्रोडक्शन, उनसे अपना पेट भर जाएगा, और जो भी एक्स्ट्रा होंगे तो वो हम मसाले मिर्ची के लिए बेच देंगे बाजार में, कपड़े रोटी मकान, ठीक है, उनकी पूर्ति हो जाएगी। तो समझो, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। Farmers grow crops mainly for their own consumption with little or no surplus for sale. यही चीज अपने को समझनी है, और यही आपका सब्सटेंस फार्मिंग है। ठीक है, उसके बाद में इसके क्या क्या करैक्टर हैं, क्या क्या विशेषता हैं। स्मॉल लैंड होल्डिंग, जिनके पास में जमीन बहुत कम होती है, लेबर जो इंटेंसिव होते हैं, फार्मिंग डिपेंडेंट मेनली ऑन फैमिली लेबर विथ मतलब लिटिल मैकेनाइजेशन, मतलब आपके पास में छोटी छोटे कोई ऐसे मैकेनाइजेशन के सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, और जो फैमिली पूरे काम को कर सकती है। रेनफीड जो बारिश के आधारित पे खेती होती है, ठीक है, और उसके बाद में ट्रेडिशनल जो टूल्स और मेथड्स हैं, यूज ऑफ वुड एंड फ्लो, हैंड टूल्स एंड एनिमल फॉर फ्लो, ठीक है। उसके बाद में आपके डाइवर्स क्रॉप्स में फार्मिंग ग्रुप, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड स्मॉल लाइवस्टॉक टुगेदर, ठीक है। ये आपके हमारे पास में क्या है, सोर्स है, कौन कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं, ये चीजें भी आप समझ गए होंगे कि सब्सटेंस फार्मिंग में क्या सब्सटेंस के कैरेक्टर होते हैं, क्या क्या सोर्स यूज करते हैं, ठीक है। फिर क्या कंट्रीब्यूशन है लाइवलीहुड का, कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, बस खाने की पूर्ति करवाता है, फूड सिक्योरिटी, प्रोवाइड बेसिक फूड एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली। देन लो इनकम, कोई खास इनकम जनरेट नहीं होती है, इनकम इज लिमिटेड,
मोस्टली यूज फॉर डेली नीड्स। 50 कमाए, 50 का पौवा पी के सो गया, यही ना। कल्चरल वैल्यू डीपली कनेक्टेड विथ लोकल ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। चैलेंजेस में बात करूं तो हाईली डिपेंडेंट ऑन वेदर एंड रेनफॉल, ठीक है। लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू पुअर इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी, नो टेक्नोलॉजी। रिस्क ऑफ फूड इनसिक्योरिटी ड्यूरिंग ड्रोट और क्रॉप फेलियर कंडीशन। ये हमारे पास में सब्सटेंस के चैलेंज है। जितना कमाया दिन को कमाया, रात को खाया। अरे भाई, दिन में बारिश हो गई तो रात को क्या खाएगा? काम पे जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास में दूसरे दिन का एक्स्ट्रा अनाज नहीं है। यह सब्सटेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है। आप अपने स्टैंडर्ड को इंप्रूव नहीं कर पाओगे, यह सब्सटेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, यह भी सबसे बड़ा चैलेंज है। यह आपको हर एक फार्मिंग सिस्टम में, चाहे ट्रेडिशनल का पूछे, क्वेश्चन दे दे 5 नंबर का, एक्सप्लेन ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। व्हाट इज ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम? डिफाइन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम एंड ईच ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम एक्सप्लेन इन डिटेल, लाइक what is the role, first of all definition, after that role, character and tools, after that challenge and role in livelihood, या benefit of life. Okay, all point include in or context. ठीक. Shifting cultivation, इट्स ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम। मतलब भाई, आपके जो पुरानी पीढ़ियां थी, आजकल तो ये चीजें बहुत लो हो चुकी है, कम हो चुकी है। था क्या? सबसे पहले मैंने आपको जब ये फार्मिंग सिस्टम पढ़ाया था, उनमें अलग अलग डेफिनेशन वाला क्लास में मैंने आपको ये जब पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था? एक जगह पे खेती की, उस जगह को हटाया, प्रोडक्शन कम हुआ, दूसरी जगह पे चले गए। लेकिन इसमें ये जगह जो जला रहे हैं, पढ़ो। प्रैक्टिसेस मेनली इन हिली एंड forested region of northeast India and part of Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh. Farmers clear forest patches, cultivate for few years, then move to new area. एक जगह पे जंगल काटा, थोड़े बाद में उस जंगल को फिर काटा, फिर वापस आगे आगे आगे। और हिली एरिया, यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रहा है, आगे चले गए, जंगल को काटते गए और खेती करते गए। समझ गए? यही आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जूम कल्टीवेशन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के, कुछ पार्ट ओडिशा के और आंध्र प्रदेश के, जहां पे ये खेती की प्रैक्टिसेस है वो की जाती है और अभी भी की जाती है। ट्रेडिशनल का मतलब पूरा ये तो नहीं है पुराने जमाने के अंदर, ट्रेडिशनल सिस्टम अभी भी चल रहा है। बहुत सारी ऐसी जगह जो डेवलप्ड नहीं है, वहां पे ये चीजें फॉलो हो रही है। यू नो, क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं? सबसे पहले फॉरेस्ट क्लियरिंग, उसके बाद में शॉर्ट टर्म यूज, लैंड यूज फॉर फ्यू टिल सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइंस, देन एबंडेंट। लो इनपुट्स लाइक नो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज्ड इन शिफ्टिंग फार्मिंग। Self sufficiency like aimed at meeting household food needs. दुनिया में क्या चल रहा है, मुझे क्या करना है, फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस इतना ही चाहिए जितना मैं कमाऊं, मेरे को फैमिली को खाने को मिल जाए। ये भी एक सब्सटेंस का पार्ट है। लाइवलीहुड कंट्रीब्यूशन, फूड सिक्योरिटी, इंश्योर बेसिक फूड फॉर ट्राइबल फैमिलीज, nomadic lifestyle,
supports traditional way of life, cultural importance, deeply rooted in tribal traditions. Challenges क्या क्या है? Soil degradation, continuous use causes erosion and fertility loss. जो आपकी सस्टेनेबिलिटी है वो भी आती है. लीगल रिस्ट्रिक्शन, यहां गवर्नमेंट ने कहीं पे भी नहीं लिखा आप फॉरेस्ट को जला के खेती करो. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. विच टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम? पार्ट ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन. करेक्ट ऑप्शन इज शिफ्टिंग फार्म, झूम कल्टीवेशन. ओके. इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इस चीज को मैं अभी नहीं समझाऊंगा और ना ही मैं इस चीज को डिटेल में बताने वाला, क्योंकि अभी भी अगर तुम्हें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम नहीं आता है, कोई फायदा नहीं है इस कोर्स को पढ़ने का, कोई फायदा नहीं है मेरे साथ में डेली क्लास देखने का. इस सब्जेक्ट की हर एक क्लास के अंदर आईपीएस के बारे में और एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम बोला था, एएलएस मॉडल को रट लो, उससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता है. अगर वो चीजें भी तुम्हारी क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं आता भाई, सीधी सी बात है. सो प्लीज इन चीजों को समझ लेना. बात यही है भाई, हम खेती भी कर रहे हैं, हम पशु भी पाल रहे हैं, हम मुर्गी बतख भी पाल रहे हैं, हम मछली पालन भी कर रहे हैं, हम गायें भैंसे भी पाल रहे हैं, हम आपके जो भी मुर्गियां मछलियां जो भी हो गया, ठीक है, उसके साथ में और भी सोर्स हम फॉलो कर रहे हैं. इंटीग्रेटेड इन्वॉल्व कंबाइनिंग क्रॉप कल्टीवेशन विथ लाइवस्टॉक, फिशरीज, एग्रोफॉरेस्ट्री टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी एंड मल्टीपल इनकम सोर्स. एक पार्ट देखे तो इट्स ए पार्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न फार्मिंग, बट उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है और टेक्नोलॉजी ऑल आर इंक्लूड इन मॉडर्न फार्मिंग. ओके. सो ये मेजर जो टाइप है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग का है. ठीक है. क्या इसकी विशेषता है? क्रॉप लाइवस्टॉक इंटीग्रेशन होता है, ऑर्गेनिक इनपुट्स आपको मिलते हैं. अब कैसे मिलते हैं इनको समझाने की जरूरत नहीं है और कोई फायदा नहीं है एक चीज को बार बार समझाने का, जब यही स्टार्टिंग में एएलएस मॉडल को इसीलिए पहले पढ़ाया जाता है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो. ठीक है. उसके बाद में सस्टेनेबिलिटी, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम. मैं कोई रैंडम टॉपिक को उठा के नहीं पढ़ाता हूं. ठीक है. हर एक चीज का चैन से चलता हूं कि किस चीज के बाद में कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा सकता है, किसका क्या वैल्यू है कहां पे. लाइवलीहुड का कंट्रीब्यूशन फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी देता है. उसके बाद में आपकी स्टडी इनकम, उसके बाद में आपको रेसिलियंस मिलता है. ठीक है. रेगुलर केस फ्लो थ्रू आउट द ईयर. ठीक है. आपको पूरे साल पैसे मिलते रहेंगे. कैसे मिलेंगे ये भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी कर चुका. चैलेंज क्या क्या है? लेबर इंटेंसिव है, नॉलेज इंटेंसिव है. एक के साथ में आपने क्वेश्चन भी यही पूछा था, सर कैसे, हाउ. नॉलेज इंटेंसिव, समझो, इंप्रूव, हर एक चीज के बारे में सीखने को मिलेगी. हर एक सिचुएशन में आपको स्टेबल होने की कैपेसिटी मिलेगी. ओके. नाउ मिक्स फार्मिंग, एक समझो तो पार्ट हो सकता है आईएफएस मॉडल का. बोथ आर डिफरेंट, मिक्स फार्मिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग. मिक्स फार्मिंग लाइक क्रॉप्स, livestock, both are included in a same place. It's combined crop cultivation and animal husbandry on the same farm, also known as mixed farming. तो बता देना मिक्स फार्मिंग टर्म किसने दिया है, ये मत बोलना पता नहीं. ठीक है. क्या क्या कैरेक्टर है? क्रॉप लाइक वीट, मेज, बार्ले विथ कैटल और गोट्स, बफेलो भी हो सकता है और भी हो सकता है. वेस्ट फ्रॉम एनिमल, यूज एज मैन्योर, बेनिफिट्स, प्रोवाइड मल्टीपल इनकम सोर्स, रिड्यूस रिस्क ऑफ
कंप्लीट क्रॉप फेलियर। ड्राईलैंड फार्मिंग, सूखे में खेती करने का तरीका जहां पे बेसिकली बहुत सारी जगह लोग ओनली ठीक लाइक राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक, ठीक है। मिलेट्स, पल्सेस, ऑयलसीड, ओके। मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक लाइक मल्चिंग एंड बटिंग, समझो लो वाटर रिक्वायरमेंट में जिसका रेनफॉल 300 से 500 के बीच में होता है, रोज क्रॉप आर सुटेबल फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग। मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक, मल्चिंग, ये मत पूछना मल्चिंग क्या होता है, बंडिंग क्या होता है, ऑलरेडी बता रखा है, इसीलिए ये पहले टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर करवाई। चैलेंज, हाई रिस्क ड्यू अनसर्टेन रेनफॉल, अगर बारिश नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, ये तो आपने देखा भी होगा, हमने तो बेसिकली ये चीजें फॉलो भी की है, पूरा डिफरेंट डील्स पे होते हैं, बारिश पे, बारिश जैसा होगा वैसा प्रोडक्शन, ठीक है। इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, द सिस्टम एम गेट मैक्सिमम yield फ्रॉम स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, ठीक है। क्या है आपका हायर लेबर इनपुट्स इन ऑर्गेनिक मैन्योर यूज, उसके बाद में डबल और ट्रिपल क्रॉपिंग पर ईयर, ठीक है। चैलेंज क्या है, सॉइल ट्विस्टन एंड लो मैग्नाइजेशन, मतलब मिट्टी की थकावट हो जाती है, फिर मिट्टी में मतलब रुकावट आ जाती है और मशीनीकरण कम होता है, ये सब जहाँ पे यही हमें करने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब हमने आपका ड्राईलैंड फार्मिंग पढ़ लिया है। उसके बाद में इंटेंसिव, इंटेंसिव वर्ड से समझ लो, और सब्सटेंस का मतलब तो पता ही है, जीवन निर्वाह, ठीक है। ये आपके थे पूरे पूरे ट्रेडिशनल फार्मिंग के स्टाइल। अब हम जा रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग में। मॉडर्न फार्मिंग, आधुनिक कृषि, फोटो देख के समझो, तब तक 2 मिनट में वापस आया, फोटो देख के समझो, ठीक है, 2 मिनट। चलिए, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, किसी को डाउट है तो बता दो भाई। अच्छा, गुड गुड गुड। ओडिशा में शिफ्टिंग को कोडू कहते हैं, हाँ अलग अलग ये टर्म्स है, अलग अलग एरिया के हिसाब से, थोड़ा बहुत ये भी आपको लोकल है ध्यान रखना चाहिए, गुड है ना। चलो
क्लियर है ना? हाँ ओके भाई ओके। क्या चंदन समझ में आ रहा है ना? यस सर ओके। तो चलें आगे। मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम आर करेक्टर जो आपका मतलब एक किसका करेक्टर मान सकते हो? एडवांस टेक्नोलॉजी, हाँ वही है। करेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, हाई इनपुट फार्मिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। These systems are common in region with better access to irrigation, market and infrastructure। ये मतलब उन एरिया के लिए कॉमन बन चुका है जहां पे टॉप लेवल का इरिगेशन सिस्टम है, टॉप लेवल का मार्केट कनेक्शंस है एंड टॉप लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके साथ साथ में आपके पास में ऑल सोर्स लाइक टीलेज एंड इरिगेशन। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास में होगी तभी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कर पाएंगे। एक तो ये आप फोटो देख रहे हो, ठीक है, और एक ये भी फोटो देखो, ये भी फोटो देखो, आपको अपने आप फर्क लग जाएगा। ये देखो, है ना, यहां कौन से ऐसे रिसोर्सेज की जरूरत है। एक बेल से हल से काम चल रहा है ना, लेकिन यहां पे आपको बहुत सारी चीजों को देखना होगा और यही मेजर डिफरेंस है, वो आप लोगों को इसमें समझना है। ठीक है बच्चे, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। कॉमर्शियल का नाम से समझ गए होंगे, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भी। आपकी जो कॉमर्शियल क्रॉप होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वे फसलें, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब थोड़ा अलग बन जाता है। अगर आप कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की बात करें तो वे फसलों की जगह हो जाएंगे वे संसाधन जो प्रयोग करके सीधे जो उच्च स्तर पर जो आपकी बिक्री होती है, बिक्री करके ज्यादा पैसे कमाने, ये चीज समझनी है। और कॉमर्शियल फार्मिंग, कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब होता है दोज क्रॉप हु प्रोवाइड डायरेक्टली इनकम। लाइक जिस फसल को आप सीधा बेचोगे और वो आपको सीधे पैसे देगी। शुगर कैन, कॉटन, है ना, इनको आप सीधा बेचो मार्केट से, आपको सीधा पैसा मिलेगा। क्या क्या कैरेक्टर है इनके? हाई इनपुट फार्मिंग, बिल्कुल हर एक इनपुट की, जैसे बात करता हूं शुगर कैन की, यहां पे आपको एक एक चीज की जरूरत पड़ेगी। आपके पास में बेटर इरिगेशन होना चाहिए, आपके पास में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपके पास में बेटर लेबर फैसिलिटीज होनी चाहिए, आपके पास में मार्केट एक्सेस की अवेलेबिलिटी है वो होनी चाहिए। ये सब चीजें आपके पास में होनी चाहिए। लार्ज केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह की भी जरूरत पड़ेगी, पेस्टिसाइड वगैरह, ठीक है, वो भी आपके पास में होने चाहिए। मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर, उसके बाद में आपके हार्वेस्टर एंड
अदर जो आपके मशीन रिड्यूस जो आपके ह्यूमन लेबर एंड इंप्रूव प्रोडक्टिविटी वाले सोर्स होते हैं वो भी होने चाहिए। केस क्रॉप, ठीक है, कॉमर्शियल क्रॉप को एक आप केस क्रॉप बोल सकते हैं जो आपको सीधे हाथ में पैसे देती है। सुगर कैन, कॉटन, ऑयलसीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर कॉमनली ग्रोन। लाइवलीहुड कंट्रीब्यूशन, हाई इनकम जनरेट हायर, जो इसमें सॉरी आपकी जनरेट हायर प्रॉफिट, ठीक है, एंड इनकम पर हेक्टर। हाई इनकम का मतलब है कि वो आपको हाई प्रॉफिट जनरेट करके देगी, आपको पर हेक्टर सबसे ज्यादा पैसे देने वाली होगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपका क्रिएट्स जॉब इन प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ठीक है, ट्रांसफर, जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, मार्केटिंग होता है, उनमें आपको एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन का सोर्स देगी। मार्केट जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, फार्मर्स कनेक्ट जो आपके नेशनल एंड ग्लोबल मार्केट्स होते हैं उनके साथ में जुड़ेंगे, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है, आपको बहुत सारी कैपिटल है वो यहाँ पे लगानी होगी, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव होता है, रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड इनपुट्स, ठीक है। उसके बाद में इन्वायरमेंटल इंपैक्ट लाइक आपका ओवर यूज ऑफ केमिकल लीड्स टू पॉल्यूशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है। नाउ प्रिसीजन फार्मिंग, फोटो देखो पहले। सटीक कृषि या फिर इसको परिशुद्ध कृषि भी बोलते हैं। ये एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आगे जाके अपकमिंग सेमेस्टर के अंदर। ये समझो, इस फोटो को देख के समझो, ये ड्रोन उड़ रहा है, ट्रैक्टर है, ठीक है, उसके साथ साथ में हेलीकॉप्टर चल रहा है, सेंसर्स यहां पे यूज हो रहे हैं, जियो टैग्स यूज हो रहे हैं, यू नो हर एक जगह यहां पे हायर लेवल की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अभी से प्रिसीजन फार्मिंग से यही समझना है, इट इज अ टाइप ऑफ मॉडर्न फार्मिंग एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक जीपीएस। फुल फॉर्म पता है ना जीपीएस की? ड्रोन, सेंसर्स एंड डाटा एनालिटिक्स टू ऑप्टिमाइज क्रॉप प्रोडक्शन एंड रिसोर्सेज यूज। जीपीएस की, जीआईएस की फुल फॉर्म पता है ना? होनी चाहिए भाई, अगर नहीं है तो पता कर लो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में। टेक्नोलॉजी बेस्ड, यूजेस जीपीएस मैपिंग, ड्रोन्स एंड IoT डिवाइस फॉर द मॉनिटरिंग क्रॉप्स एंड सॉइल। डाटा ड्राइवन डिसीजंस, मतलब अभी समझाऊंगा थोड़ा इसमें। रियल टाइम डाटा हेल्प्स इन इरिगेशन, फर्टिलाइजर एंड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। वेरिएबल rate application input like fertilizer, pesticide and are applied only where needed, ठीक है। livelihood का contribution, increased efficiency, ठीक है, कि reduce wastage and increase yield। उसके बाद में cost saving, save on fertilizer, pesticide and water। उसके बाद में sustainability, reduce chemical use making farming eco friendly, ठीक है। challenges क्या क्या है? high initial investment, उसके बाद में limited access, small farmers find it difficult to afford, जो afford और use, ठीक है। expensive technology and software। समझो, जब आप प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं तो इसमें होता क्या है? यहां आपके पूरे सेंसर्स लगे होंगे खेत के अंदर, ड्रोन्स ऊपर उड़ाए जाएंगे स्प्रे करने के लिए, जिस भी चीज के लिए फर्टिलाइजर डालना, हर एक चीज ऑटोमेटिक होगी, जिस चीज की जरूरत रहेगी वही चीज डाली जाएगी, ठीक है। पूरा पूरा आपका कहते हैं ना ऑनलाइन हो चुका है। पहले किसी कॉलेज के अंदर फॉर्म वहां जाके जमा करवा के आते थे, लेकिन जो नजदीक कॉलेज होती वहां पे जाके जमा करवा देते। अब ऑनलाइन सिस्टम है, सब जगह जा सकते। आप कितना भी दूर बैठ के खेती कर सकते हो, आप एक जगह बैठ के अपने खेत को संभाल सकते हो। ये आपका एक प्रिसीजन फार्मिंग है, यही मतलब है इसका, यही चीज आपको इससे समझनी है। आई बात समझ में? हॉस्टल में अच्छा नहीं लग रहा है सर, कोई बात नहीं, घर पे चला जा, ठीक है, घर पे चला जा भाई। अभी क्लियर कर लेते हैं लेक्चर, फिर बात करते हैं, ठीक है। फिर बीएचयू का जो पेपर हुआ आज उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद में आगे बात करता हूं ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो, ये पहले बता रहा हूं,
इट इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो सर इसमें क्यों पढ़ रहे, वापस से मूव, अभी जो मूव कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर। ये एक ट्रेडिशनल फार्मिंग का टाइप है, ठीक है। इसमें नेचुरल इनपुट्स लाइक कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर्स एंड बायोलॉजिकल पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल इंस्टेंट ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। सीधी बात है, हम पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते थे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज नहीं कर सकते थे, ये एक टाइप है। लेकिन अभी वापस हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर मूव कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में डालने के लिए, ठीक है। तो हम मूव कर रहे हैं, लेकिन ये आप अगर चाहो तो उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो और लिख सकते हो इट इज ए टाइप ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग, ठीक है। या फिर कह सकते हैं इट इज ए ट्रेडिशन जो एक प्राचीनतम सोर्स के बेस पे चलता है। नो सिंथेटिक केमिकल्स यूज, कोई भी यहां पे आपके सिंथेटिक केमिकल्स यूज नहीं होते हैं। सॉइल हेल्थ फोकस्ड, फुल्ली फोकस्ड सॉइल हेल्थ पे रहता है। क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग यूज टू कंट्रोल पेस्ट एंड मेंटेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लाइवलीहुड कंट्रीब्यूशंस, हायर मार्केट प्राइस, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस सेल्स एंड जो आपके प्रीमियम रेट्स, इन्वायरमेंट जो आपके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, रिड्यूस पॉल्यूशन एंड इंप्रूव बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल्स, सेव कोस्ट एंड जो आपके प्रोटेक्ट्स हेल्थ, मतलब आप अपने जीवन को भी बचाने के लिए ये काम कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, लोअर यील्ड्स, मतलब आपकी जो उत्पादन की क्षमताएं हैं वो थोड़ी कम हो, ठीक है। सर्टिफिकेशन कॉस्ट, जब आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेशन बनाते हो तो उनमें थोड़ा कॉस्ट आपको लगता है, लेकिन एडवांटेज है अगर आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के बेस पे जाओगे तो आपको बहुत फायदे भी मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वापोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स और एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स and aquaponics are soil-less modern farming system where crops grow in nutrient-rich water. Aquaponics combine fish farming with plant cultivation, ठीक है। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, पहले बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है, वो भी साथ में देखना होता है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है विदाउट सॉइल, मतलब सॉइल आप उसके अंदर नहीं लेते हो, उसकी जगह क्या लेते हो, कोकोपिट, ठीक है। नारियल का जो बुरादा आता है वो, उसमें सीड डाल दिया, ऐसे एक पाइपें लगी होती है, ठीक है, ये पाइपें लगी होती है इसमें, ठीक है, ये लो ऐसे। और ये एक होता है इसका स्टैंड, क्या होता है स्टैंड, ऐसे बताता हूं मैं, ऐसे तो आप नॉर्मली कैसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये अलग अलग जो क्रॉप लगाने के होंगे वो क्या होंगे, कोकोपिट डालने के लिए हो जाएंगे, जहां कोकोपिट डाल के सीड डाल दो और उनमें पानी डाल दो, वो पौधे अपने आप बड़े होने लग जाएंगे। आई बात समझ। लेकिन ये ऊपर नीचे नहीं होता है, उनके बीच में भी जगह चली जाती है। ऐसा नहीं है ना कि इसके बीच में ये पौधा अड़ जाएगा, नहीं, इसके बीच में ये एक ऐसे, ठीक है, ये मतलब बता सकता सीढ़ियों की तरह है ना, वैसे। एक्वापोनिक्स वही है, मछलियों का वो होगा, उसके साथ साथ में पौधे लगाना, वो वाला, ठीक है। सॉइललेस फार्मिंग है, यूज वाटर सॉल्यूशन, ठीक है, विथ मिनरल्स, कंट्रोल इन्वायरमेंट, उसके बाद में आपका एफिशिएंट वाटर यूज लाइक 80 to 90% आपके वाटर का सेव करता है। उसके बाद में स्पेस सेविंग, मतलब ज्यादा जमीन की जरूरत भी नहीं होती है। लाइवलीहुड का कंट्रीब्यूशन क्या है, अर्बन फार्मिंग पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूअस प्रोडक्शन आपको देता है, और उसके बाद में हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक आपको रोज, लेक्टस, टोमेटोज, ठीक है, स्ट्रॉबेरी, हर्ब्स एटसेट्रा आप लगा सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या है, हायर सेटअप कॉस्ट, मतलब जब आप सेटअप लगाओगे उस टाइम आपको कॉस्ट है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन आर कॉस्टली,
ठीक है। और टेक्निकल एक्सपर्ट्स मतलब ऐसा नहीं है ना कोई भी अंगूठा छाप जाके काम कर देगा, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया होना चाहिए, हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। अदर मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है वर्टिकल फार्मिंग, क्रॉप्स ग्रोवन इन वर्टिकली स्टैक्ड लेयर इन बिल्डिंग और कंटेनर्स, used LED lights and hydroponic system, advantage save space and ideal for urban areas। ये चीजें प्रकाश के लिए LED लाइट्स, ठीक है, क्योंकि वो इजीली सन लाइट है वो प्रोवाइड करवा सकता है। आपको एक बिल्डिंग बनानी होगी, उनके अंदर पूरा सेटअप सेट करना होगा, ठीक है, और उसके बाद में ये सारी चीजें आपको लगानी होगी, वो आपका वर्टिकल फार्मिंग है। वर्टिकल का मतलब समझ जाओ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल नॉर्मल जो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसे आप अनुबंध कृषि कहते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, फार्मर्स और बायर्स के बीच में पूरा पूरा आपका एग्रीमेंट्स होता है, ठीक है। कंपनीज लाइक वो जैसे ही तुम इतना उगा के दोगे हम तुम्हें ये दे देंगे, वो वाला इंश्योर फिक्स प्राइस, ठीक है। एज और मार्केट जो आपकी मार्केट होती है उनसे एक फिक्स प्राइस आपको दे दी जाती है, ये क्रॉप आपको उगानी है ऐसे करके, वो उसके हिसाब से है ना। उसके बाद में एडवांटेज क्या है, रिड्यूस मार्केट रिस्क फार्मर्स, मतलब जो फार्मर्स को मार्केट से जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स हो गया, उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी यूज करके जो क्रॉप्स लगाई जाती है वो हो गए, ठीक है। आजकल आपको पता है जीएम सीड्स जैसे रेजिस्टेंस पेस्ट और ड्रोट्स लगने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। बीटी बेसिलस थुरंजेसिस के जीन है वो कॉटन के अंदर डाल दिए गए हैं, बीटी फर्स्ट और बीटी सेकंड आ चुके हैं, लेकिन बीटी सेकंड भी अभी काफी ज्यादा थोड़ा बिगड़ने लगा, तो थोड़ा टाइम बाद में बीटी थर्ड आ जाएगा, ठीक है। बोलगार्ड वो बीजी फर्स्ट सेकंड था जो आपका बेसिलस थुरंजेसिस का पार्ट होता है, ठीक है। बीटी कॉटन इन इंडिया एडवांटेज हाई यील्ड पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग, पर्पस क्या होता है, सब्सटेंस, और आधुनिक का क्या है भाई, कॉमर्शियल लेवल पे प्रॉफिट कमाना। सीड क्या है, आपके लोकल और जो भी नेटिव सीड होंगे वो ट्रेडिशनल में यूज ले लेंगे, लेकिन इसके अंदर आपको हाई यील्डिंग वेराइटीज H5V आई ठीक है। जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, एक मिनट ये क्या है, फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज करते हैं बेसिकली, इसमें आपके केमिकल फर्टिलाइजर भी आप यूज कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स, उसके बाद में आपका ग्लूकोज मतलब क्या है, बुल जो होते हैं उनका जोड़ा, एंड सिंपल टूल्स, इसमें ट्रैक्टर हो गया, मशीनरी हो गया। इरिगेशन के अंदर रेसिलेंस ऑन जो आपका रेन वाटर, उसमें आपका आधुनिक ड्रिप इरिगेशन में क्या है, मॉडर्न ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। प्रोडक्टिविटी में क्या है आपका लोअर यील्ड पर एकड़, हायर यील्ड पर एकड़, जो आपकी प्रोडक्टिविटी के अंदर है। लेबर के अंदर मोर ह्यूमन लेबर रिक्वायर्ड, और मशीन इसके अंदर आपकी लेस लेबर ड्यू टू मशीन, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आपके एनवायरनमेंट है वो आपका इको फ्रेंडली होता है, लेकिन आपका पोटेंशियली फॉर एनवायरमेंटल हार्म, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं तो लो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट लगती है और इसमें हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। क्रॉप डाइवर्सिटी की बात करता हूं तो मिक्स एंड मल्टीपल क्रॉपिंग होता है, मोनोक्रॉपिंग और सिंगल क्रॉपिंग आपकी इसके अंदर होती है। तो ये आपका ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम था। होपफुली तुम लोग बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है ये चीज़ें तुम लोगों को समझ में भी आ गई होगी कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी और आपका जो ट्रेडिशनल है उनको हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है, और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं, कौन कौन से टाइप है मॉडर्न के हैं, कौन कौन से आपके टाइप है वो इसके ट्रेडिशनल के हैं, ठीक है। बाकी जो स्टार्टिंग में मैंने जो 5-10 मिनट जो ज्ञान दिया है वो बहुत काम का ज्ञान था, ठीक है। वो आप अगर इतना भी सुन लेते हो तो आप अच्छे से उसके ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। तो ये लेक्चर हो गया आपका क्लियर, काफी सिलेबस हो चुका है, आई थिंक 7-8 लेक्चर हो चुके हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ बीएचयू में जो आपका पेपर हुआ है उनके बारे में, कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन है वो आपको पूछे गए थे, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन था, सुन रहे हो ना भाई, क्वेश्चन आंसर भी बताना, मैं पेपर साथ में तो लेके नहीं आया बट क्वेश्चन सुनना बहुत काम है।
पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स रोल इन लाइवलीहुड सिक्योरिटी, समझ गए। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का, आपको कुछ भी नहीं करना है, इंडियन एग्रीकल्चर जो सिस्टम है उनको अच्छे से बताना है, क्या क्या लाइवलीहुड के अंदर रोल है वो आप लोगों को बताना है। सेकंड क्वेश्चन था इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आईएफएस के बारे में, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ आईएफएस डबलिंग फार्मर। ये रात को भी मैंने इनको क्वेश्चन बताया था, ठीक है। ये छोड़ो, क्वेश्चन पूछेगा कि फार्मर्स की इनकम डबलिंग कैसे की जाती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को समझाना है, ठीक है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के कॉन्सेप्ट को समझाना है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। उसके बाद में हाईलाइटिंग इट्स मेजर कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम करते हो तो हर एक चीज का जो कंपोनेंट्स है वो बताना है, ठीक है। और इंडिकेटर्स आर यूज द एसेस द सस्टेनेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लाइवलीहुड सिस्टम। जो इंडिकेटर्स मैंने एक लेक्चर में पूरे पढ़ाए हैं वो इंडिकेटर्स आपको बताने, ठीक है। उसके बाद में डिफाइन द एग्रीकल्चर लाइवलीहुड सिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स फार्म वर्क्स एंड द डिफरेंस द लाइवलीहुड पैटर्न बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। रूरल और अर्बन के अंदर डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए, ये तो सब भी कर लेंगे, कुछ करना नहीं है। एग्रीकल्चरल लाइवलीहुड सिस्टम एएलएस मॉडल को समझाना है, ठीक है। उसके बाद में राइट द शॉर्ट नोट्स, सबसे पहले आपके जो मेडिसिनल एंड न्यूट्रिशनल गार्डन है उनके बारे में बताना था, ठीक है, कि भाई मेडिसिनल गार्डन वो प्लांट लगाने जहाँ पे आपको मेडिसिनल वैल्यू मिल सकती है, जैसे तुलसी वगैरह लगा दी है, ठीक है। और न्यूट्रिशनल गार्डन्स वो होते हैं जहाँ पे आपको हाई न्यूट्रिएंट वाली चीजें मिलती है, ठीक है, और वही चीजें आपको वहाँ पे लगानी है। उसके बाद नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना था, स्टेब्लिश कब हुआ था, मतलब 12 जुलाई 1984, ठीक है, सॉरी 82। उसके बाद में आपको इसके बारे में वो लिखना था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है, ठीक है। किसानों को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, एक अपेक्स बॉडी है जितने भी जो एग्रीकल्चरल बैंक है, ये सब चीजें लिखनी होती थी। उसके बाद में बात करता हूँ सप्लीमेंट्री एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ये जो आगे मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा इंटरप्राइजेस वाला। 30 में से 1 नंबर का ये क्वेश्चन था जो हमने अभी सिलेबस में कवर नहीं किया है। कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स वो लिखने थे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी इनिशिएटिव फॉर एग्रीकल्चर की स्कीम्स है वो बताना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया, ठीक है। और ये जो मतलब और कौन कौन सी थी जो मर्दा वाली स्कीम निकाली थी उनके बारे में लिखना था, 1-2 स्कीम के बारे में आपको लिखना था, 1 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद में व्हाट इज द फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम क्या है ये मैंने बताया था, जो आपको क्रॉपिंग सिस्टम फार्मिंग सिस्टम पढ़ाया उसके अंदर। उसके बाद में ब्रीफ डिस्कस स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मिंग सिस्टम, क्या क्या स्कोप है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन क्रॉपिंग स्कीम, स्कीम का मतलब क्या होता है भाई, स्कीम मतलब समझते हो ना, ठीक है। प्रिपेयर दी क्रॉपिंग स्कीम ऑन ड्राईलैंड फार्मिंग विद सुटेबल एग्जांपल, बस ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। अगर किसी भी बच्चे में, मैं तो बोल रहा हूं ना, ये कोई कोर्स वाला बच्चा इस पेपर को देख के आता तो वो 30 में से 27 नंबर आराम से लेके आ जाता, ठीक है। तो ये पेपर था, इससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे जो तुम नहीं कर सकते हो और जो नहीं करवाए हैं। मोर देन 50% सिलेबस आपका कवर हो चुका है, ठीक है। और ये चीजें आपने इस मिड के पेपर से भी देख ली होगी, ठीक है। इतना ही आपको सिलेबस है, वो कॉलेज के अंदर मिड तक पढ़ाया जाएगा, उससे ज्यादा किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा। डन। और कोई क्वेरी है तो बता दो, उसके बाद लेक्चर को एंड करता हूं। बाय बाय, टेक केयर।